हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, अपग्रेड ने अनअकैडमी को एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे ब्रेक फी क्लॉज भी डाला गया है। दिस मींस मतलब ये फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑल स्टॉक शेयर स्वैप के अंदर किया गया, मतलब अनअकैडमी वालों को अपग्रेड के शेयर्स मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक कंबाइंड एंटिटी बहुत बढ़िया होती हुई दिखाई देगी, ऐसा रॉनी स्क्रू वाला ने अपने पोस्ट के अंदर डाला है। सिमिलरली गौरव मुंजाल ने भी यही सेम बात करी है, जहां पर क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है भाई ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। पहले खबर आ रही थी कि भाई ये डील नहीं हो रही है वैल्यूएशन कंसर्न्स को लेके, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि डील होती हुई दिखाई देगी और इस डील का पार्ट एयरलर्न भी होने वाला है। एयरलर्न बेसिकली एक एआई ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत तेजी से स्केल कर रहा है। डुओलिंगो से compete कर पा रहा है वो जो गौरव मुंजाल है, और जितने भी टॉप लीडरशिप थे ऐसा लग रहा था कि वो अब अनअकैडमी को छोड़ के एयरलर्न की तरफ जा रहे हैं। अब क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है ये सब कुछ एक ही एंटिटी के अंदर आने वाला है। तो बढ़िया चीज है, टेक के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जहां पर बेटरमेंट की तरफ ही सारी चीजें जाती हुई दिखाई देगी। और कितनी मजे की चीज है ना, जो कंपनी सबको खरीदने की बातें करती थी आज उसको खरीद ले किसी ने। अगली खबर आईपीएल की है भाई। आईपीएल का एड रेवेन्यू कहा जा रहा है 5200 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। अब यहाँ पर ना एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। एक तो भाई ये जितनी भी फैंटेसी गेमिंग वगैरह थी ये बैन हो गई थी, इस चक्कर में लग रहा था कि भाई एड रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। बट हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा भाई एड रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आईपीएल के अंदर भी यही प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है। तो रियल मनी गेम बंद होने के बाद भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा अगर एडवर्टाइजिंग की बात करके चले तो। इनफैक्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है। दूसरी साइड पे भाई ये जो कंपनीज है, जैसे अगर मैं जियो हॉटस्टार की बात करके चलूं तो वहीं पे मैं आईपीएल देखने वाला हूं। अब जियो स्टार की आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेनी है जिसमें आपको एड भी देखनी है, उसके बाद में कंपनी एड से भी पैसा कमाएगी और आपकी सब्सक्रिप्शन से तो पैसा कमाएगी कमाएगी। क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी है भाई ये। या फिर आईपीएल इस बार फ्री में आने वाले हैं। बाकी ऑयल प्राइसेस की बात करके चले तो ऑयल प्राइसेस अभी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस टाइम पे मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे ऑलमोस्ट 5% ऑयल प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। मतलब जो 100 से ऊपर कहानी निकलती हुई दिखाई दी थी अब नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। सुबह तक की कहानी पता नहीं भाई क्या होगा, बट ऑयल प्राइस $105 पर बैरल तक जाते हुए दिखाई दिए। बट कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे शिप टैंकर्स वगैरह आए जा रहे हैं। बट इस कंफ्लिक्ट के चक्कर में मेटल्स भाई दिक्कत देने वाले हैं। कॉपर नहीं मार्केट में आ पा रही है जिसके चक्कर में एसी सप्लाई में दिक्कत आएगी, एसी के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक्स होते हैं जो कि पार्ट्स बनाने के काम आते हैं वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है 12 से 15% सेल के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि हमको प्राइस राइज जैसी भी चीजें एक्सपीरियंस होती हुई दिखाई दे। बाकी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करके चले तो $27.1 बिलियन पे जाता हुआ दिखाई दिया फरवरी के महीने के अंदर। भाई ये हमारे एक्सपोर्ट्स घटते हुए दिखाई दिए ऑलमोस्ट 1% के आसपास ईयर ऑन ईयर। इंपोर्ट हमारे 24% बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब देखो इस टाइम पे हमने ऑयल बहुत ज्यादा खरीदा है और एक्सपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं हमारे जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इन चक्कर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर। बट ओवरऑल स्टोरी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के 11 महीनों की बात करके चले तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो, बट इंपोर्ट और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि हमने ऑयल बहुत ज्यादा मंगाया है। अगली खबर की अगर हम बात करके चले तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के कमर्शियल किचन है ना वहां पर जो खाने का ऑयल बचता है, जो काला ऑयल बच जाता है यूज ऑयल, उसको एसएएफ बनाने के लिए लगाना चाहिए। अगर देखा जाए एविएशन इस टाइम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2 से 3% हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो जितना भी ऑयल यूज होता है हमारे देश के अंदर उसमें से 40% ये कमर्शियल किचन ऑयल निकालते हैं। अगर गवर्नमेंट उसमें से 15% ही खाली कलेक्ट करना शुरू कर दे तो तकरीबन 1.36 मिलियन टन एसएएफ बन सकता है उससे। तो बेसिकली जो ऑयल है उसको कन्वर्ट करा जाएगा एसएएफ के अंदर, थोड़ा सा प्रोसेस लगाया जाएगा और इसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स है वो बहुत तेजी से अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमको 5% ब्लेंडिंग करनी है अपने जो एविएशन फ्यूल होता है उसके अंदर एसएएफ की। उसके लिए अपने को 0.8 मिलियन टन चाहिए। ये जो भी मेरे डेटा की बात करी खाली 15% ही अगर हम कलेक्ट करने लग जाए तो 1.36 मिलियन तो वहीं से आ जाएगा।
तो अगर हम नियत सही रखें तो दिस इज अचीवेबल। टारगेट ये है कि 2027 तक 1% हम ब्लेंडिंग करेंगे, 2028 तक 2% ब्लेंडिंग करेंगे और 2030 तक 5% ब्लेंडिंग करेंगे। अब इसकी वजह से ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। पहले मुझे भी लग रहा था कि भाई ये वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला काम तो नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबली ये वाली चीजें होती हुई दिखाई दे रही है ताकि ग्रीन हाउस इमिशन कम होता हुआ दिखाई दे। बाकी मैं वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। अब अगर एविएशन की बात करके चले तो भाई एयर इंडिया के सेफ्टी के रिगार्डिंग यूरोपियन रेगुलेटर ने फ्लैग्स डाले हैं और ये दिस इज कंसर्निंग। और पिछले कुछ टाइम से एयर इंडिया की भाई बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई चीजों का वो पालन नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे चेक्स देखने को सही से नहीं मिल रहे हैं, कभी क्रू का लाइसेंस का कुछ इशू होता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या गवर्नमेंट को उस चीज के अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहिए? अभी तक अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ भी खबर आती है ना, कुछ भी खबर आती है कि भाई देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, हाय 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 हो जाता है भाई। और एयर इंडिया तो कांड कर रहा है भाई, क्रैश देखा है हमने एयर इंडिया के साथ में, और बहुत सारी लापरवाही है कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है कि यहाँ पे डीजीसीए को थोड़ा सा घुसना नहीं चाहिए इस चीज के अंदर और बड़े एक्शन नहीं लेने चाहिए, या फिर रिलायंस और अडानी को ही सब सुनाने के लिए तैयार है, बाकी और किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी अडानी गैस की बात करके चले तो उन्होंने अपने नेचुरल गैस प्राइसेस को कट कर दिया भाई, ये बड़ी चीज है। ऑलमोस्ट 120 से वो 83 के आसपास ले आए हैं, और ये भाई हमारे लिए नहीं है, एक इंडस्ट्रियल क्लाइंट के लिए ऐसा किया गया है। इस टाइम पे अडानी गैस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है, और जिस तरीके से भी गैस वाली इश्यूज चल रहे हैं, इनके स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने बोला है एक और टैरिफ टाइप की चीज आने वाली है भाई। देखो बेइज्जती तो उन्होंने हर जगह करा ही ली है, पहले टैरिफ लगाया, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अच्छी खासी इंडिया से बात हो रही थी, कुछ कुछ देशों से भी बात हो रही थी, उनकी ट्रेड डील की नेगोशिएट हो ही गया था, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, देश कहते हैं ठीक है भाई थोड़े टाइम के बाद बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने इजराइल में पंगा डाल दिया, सोचा कि हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, पर वो कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑयल के प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिस चक्कर में पूरी दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप कह रही है डोनाल्ड ट्रम्प को भाई क्या कर रहे हो, क्या कलेश चल रहा है। तो अब वही गुस्से को निकालने गए भाई, अब ये कोई और नए तरीके का टैरिफ लगा देंगे, कुछ और कर देंगे। रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि भाई चाइना के ऊपर बड़ी ड्यूटीज लग सकती है, इंडिया के ऊपर भी ड्यूटी लगेगी, वेट एंड वॉच, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला है। हमारी ट्रेड डील हो ही गई थी, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा उसको घुमा दिया, हाँ हाँ करते 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 करते। बाकी एक और रिपोर्ट निकल के आई है, अगर हम इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करके चले तो उनकी यूजर्स 18% इंडिया के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी है, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करके चले तो 82% का राइज है, तमिलनाडु में 83% का राइज है, महाराष्ट्र के अंदर 92% का राइज है। तो ट्रेंड ये है कि भाई आपने रियल मनी गेमिंग बंद करी, उसकी जगह बहुत सारे शैडो बिजनेस शुरू हो गए। पहले रियल मनी गेमिंग के अंदर अकाउंट से पैसा जाता था, अकाउंट के अंदर ही आता था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती थी, होती होगी पर बहुत ही खतरनाक लेवल पे होती होगी। अब तो भाई एक तरह का पूरा लूपहोल ओपन कर दिया। मैं कोई गैम्बलिंग का सपोर्टर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि आप चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके ना उसको बढ़ावा देते हो इनडायरेक्टली, जिसको जो करना है ना वो करेगा। आइदर तुम इतने स्ट्रिक्ट हो जाओ कि भाई फिर लोग डरने लग जाए, कि सिगरेट गुटखे के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, उससे होता क्या है, बंदा जिसको लेनी है ना वो तो लेता ही है भाई। सिमिलरली जिसको सट्टे ही आ रहा था उसको सट्टा खेलना ही है, लीगली खेलने का तो भाई गवर्नमेंट की नजरों में भी रहेगा, जीएसटी कलेक्शन भी होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी चार्ज कर सकती है अगर कोई बड़ा अमाउंट जीतता है तो। और अगर वो रेगुलेशन से बाहर हो जाएगी तो फिर गलत काम चलेंगे। बाकी अगर आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने एक नया रूल निकाला है बैंक्स के लिए, स्पेसिफिकली जो बैंक्स डिविडेंड की फॉर्म में पैसा देते हैं, तो उसमें कहा गया है बैंक्स को सबसे पहले अपना कैपिटल बेस बनाना होगा। बेसिकली जो उनका कॉमन इक्विटी टीयर 1 है, वो अगर बैंक अच्छे लेवल के ऊपर CET1 को ले जाता है, उनके एनपीएस कम होते हैं, तभी वो अप टू 75% जो उनका कमाई है, पूंजी है, उसको डिविडेंड की फॉर्म में बांट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे हैं तो आप 75% ऑफ प्रॉफिट भी नहीं दे सकते। अगर आपका CET1 बफर जो है वो हाई नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं हो, तो भी आप नहीं दे सकते प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा। अच्छी बात है देखा जाए तो, बैंक्स की थ्रू हम लोगों को सेफगार्ड किया जा रहा है कि ये ना हो
कि पैसा बांट दिया जाए, उसके बाद में बैंक को खुद रन करने के लिए पैसा ना बचे। बाकी आईडीबीआई बैंक की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस 15% घटते हुए दिखाई दिए। इसका रीजन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो होल्ड करने का सोचा है कि भाई अपने स्टेक्स को नहीं बेचेंगे वगैरह वगैरह। आईडीबीआई बैंक की तरफ से भाई क्लेरिफिकेशन आया है कि गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं बताया कि इस टाइम पे वो शेयर सेल को होल्ड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आईडीबीआई बैंक के शेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही गया, 15% के आसपास नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। बंधन बैंक का भी यही हाल रहा, 12% वो नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि खबर निकल के आती है जो इनके प्रमोटर है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, वो कह रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट इक्विटी या फिर आईपीओ का प्लान कर रहे हैं, अपने स्टेक्स को बेचने का प्लान कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाई इनका मन कर रहा है। आरबीआई के रूल के हिसाब से प्रमोटर को अपने स्टेक्स को 26% तक ले जाना पड़ेगा 2030 तक, कि उसी का भाई थोड़ा सा डिल्यूशन वाला पार्ट आ रहा है। बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करके चले तो 25 करोड़ रुपए उन्होंने अग्निकुल के अंदर इन्वेस्ट करा है। भाई गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया है, ये एक अच्छी चीज है। पहला ये स्टेट गवर्नमेंट इक्विटी स्टेक देखने को मिल रहा है प्राइवेट स्पेस फर्म के अंदर, अच्छी बात है भाई मेरे हिसाब से। बाकी रैपिडो की बात करके चले तो वो $600 मिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं। ये जो पैसा आएगा इससे अपना बिजनेस तो रैपिडो वाला एक्सपेंड करेगी, प्लस ये ओनली के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। अभी पायलट वायलट चल रहा है बट इसको एक्सपैंड करते हुए दिखाई देगी। मैंने केस स्टडी बना रखी है ओनली के ऊपर, उसको देख लेना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा क्या है ये ओनली। इसके अलावा स्केपिया की बात करके चले तो वो भी 50 से 60 मिलियन डॉलर रेज करने का प्लान कर रहे हैं। 2022 के अंदर शुरू हुई थी भाई ये कंपनी, क्रेडिट कार्ड बेचते हैं और बिजनेस देखो कहां से कहां ले गए, $200 मिलियन की वैल्यूएशन पे जाते हुए दिखाई दिए अप्रैल 2025 की बात करके चले तो। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने 5 इंडियन एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। इनका एक एआई कोहर्ट था जो कि नवंबर 2025 में रिलीज किया गया था, जहां पर बहुत सारी एआई स्टार्टअप्स ऐप वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था। तो 5 नॉन रैपर आइडियाज को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर 70% सुपरफिशियल लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मॉडल की, बट फिर भी किया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा हुआवे की बात करके चलेंगे तो वो इंडिया में वापसी आ रहे हैं, ऑफिशियली सुनने को आ रहा है। हो सकता है जो उनका मेड पैड है वो हमको इंडिया में रिलीज होता हुआ दिखाई दे। और भाई हुआवे अच्छा काम कर रहा है, मेरे को भी ये लगता था कि हुआवे एमआई जैसी कंपनीज को इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया काम कर रही है। अब कोई चाइना को सपोर्ट करे या ना करे, वो प्रोडक्ट हमारे यूज केस के लिए ज्यादा अच्छा है। चाइना के अंदर ऐसी डिवाइसेस आ रही है जो कि लोकली एआई के ऊपर काम कर सकती है, ऑन डिवाइस एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एंड्रॉइड में उनको सबसे पहले देखने को मिलेगा। चाइना वालों ने निकाल दिया है। हाँ उतना फ्लुएंट नहीं है जैसे शायद इंटीग्रेशन हो सकती थी, एंड्रॉइड शायद ज्यादा बेटर करता हुआ दिखाई देगा, बट वो कब करेगा। iOS की तो बात ही छोड़ दो, उनका तो सीरी ही नहीं क्रैक होने का नाम ले रहा। बाकी सीसीआई की बात करके चले तो उन्होंने बुक माई शो के ऊपर जो एंटी ट्रस्ट का केस चल रहा था 2021 से शो टाइम के थ्रू, उसको भाई बंद कर दिया है। यहाँ पे एलिगेशन ये था कि मार्केट अब्यूज कर रहे हैं, जो इनके पास में पोजीशन है उसके चक्कर में इन्होंने एक्सक्लूसिव डील्स कर रखी है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में, और अब ये क्लोज हो गया है। दिस मींस शायद बाइट बरी हो गए। बाकी आर फॉर रैबिट की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 250 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। और यहाँ पे आप चार्ट देखो भाई, अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। 170 करोड़ से 250 करोड़ का इनका रेवेन्यू जाता हुआ दिखाई दिया। एक्सपेंसेस भी देखोगे तो उसी हिसाब से बढ़े हैं, जहां जहां इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट लॉस को मैं भाई फ्लैटर ही कहूंगा। पहले इन्होंने 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था और अभी 14 लाख के आसपास का लॉस किया है। ये भाई मैं नीली मानता हूँ, फ्लैटर ही मानते हैं जिस रेवेन्यू के ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स से देखोगे तो भाई 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए खर्च करते हैं, पहले भी यही करते थे, अभी भी यही करते हैं। एबिटा मार्जिन इज वेरी थिन, मतलब 2.5% से भी नीचे देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। आरओसीई भी घटता हुआ दिखाई दिया, पहले 12% के आसपास था, अभी 9.53% है। मैं कहूंगा 9.53 भी झेलने लायक है। 12 इज गुड। पर्सनली मुझे लगता है आरओसीई अगर 12 अबव हो ना तो एक अच्छा नंबर है, बट अभी कंपनी ग्रोथ स्टेज के ऊपर है तो उतना ज्यादा इसको यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी एम कैफीन की बात करके चले तो उनके लॉसेस 81% घटते हुए दिखाई दिए, 17.6 करोड़ पे पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर भाई अब मजे देखो भाई, कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 237.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जिसके पीछे कंपनी ने ऑलमोस्ट 17.6 करोड़ का लॉस किया है। कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को घटाया है, जिस चक्कर में अगेन इनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए।
दूसरा जो इनका हाइफन वाला ब्रांड है उसका रेवेन्यू 6.6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए है, जहां 50 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया हाइफन से, 13 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस भी किया है वहां पर। 3 से 4 साल के अंदर इनका प्लान है कि भाई हम आईपीओ लेके आएंगे, लेट्स सी क्या होता हो दिखाई देता है, क्या उससे पहले एक्विजिशन होगी या नहीं, क्योंकि हमने स्किन केयर के अंदर अभी एक्विजिशंस भी देख रहे हैं। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो माइकल बरी ने एलिगेशन लगाया है कि एनवीडिया ने $150 मिलियन एएमडी को ओरेकल का ऑर्डर ना मिले उसके लिए खर्च किया है, किसी को खिलाया क्या किया है, बट एलिगेशन ये है $150 मिलियन दिए गए हैं ताकि एएमडी को काम ना मिले, एनवीडिया को ही काम मिल जाए। ये हम बात कर रहे हैं जो ओरेकल और ओपन एआई मिलके डेटा सेंटर बनाने वाले थे ना, जिसमें ओपन एआई यूज करता, ये उसकी बात चल रही है। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उनके आईपीओ भी रुकते हुए दिखाई दिए, अभी ग्लोबल मार्केट अच्छी नहीं है, इस चक्कर में देखने को मिल रहा है। और ये पिछले कुछ हफ्ते से हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट अच्छी नहीं है तो फिलहाल के लिए पॉज किया जाए। बाकी अगर आईपीओ की बात कर रहे हैं तो भाई एक बढ़िया फैक्ट निकल के आया है। अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट बैक स्टार्टअप्स की बात करके चले जो टेक कैटेगरी के अंदर है, जो पिछले साल आई थी 2025 के अंदर आई थी और उन्होंने अपना आईपीओ निकाला था 2025 के अंदर, ऐसी 15 में से 8 कंपनीज है जो कि अपने आईपीओ वाले प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब गंजे को कंघी बेचने वाला काम हो गया। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव लग रहा था, अब चीजें थोड़ी अच्छी होती हुई दिखाई दी है। ऑटो बढ़ा है, मेटल बढ़ा है, बैंक्स बढ़ा है, फार्मा नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया है, कैपिटल गुड भी नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया है, रियल एस्टेट भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है और मीडिया भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। पर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट भाई पॉजिटिव ही रही है। देख लो आप कौन रहा ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।